तरुण जिनराजा, पिता का नाम जिनराजा और माता का नाम है अन्नम्मा। तरुण का एक छोटा भाई है और उनका नाम है अरुण। उनका परिवार केरला के कोट्टायम का रहने वाला है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में बसा हुआ था। तरुण और उनके छोटे भाई अरुण ने अहमदाबाद, गुजरात में पढ़ाई की। तरुण ने फिजिकल एजुकेशन में पीजी किया है। उसके बाद वे अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स भोपाल इलाके में बस गए। बड़े भाई के साथ उनका छोटा भाई अरुण भी वही बस गया। तरुण, जो अहमदाबाद वॉलीबॉल टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी है, उन्होंने सभी के बीच पहचान बनाई है। वही महिला टीम ने भी उनके साथ अभ्यास किया। तरुण श्वेता से प्यार करता है, जो महिला वॉलीबॉल टीम में सबसे सुंदर और चैंपियन है। वे एक पारसी लड़की है जिसका जन्म और पालन पोषण अहमदाबाद में हुआ था। दोनों कई दिनों तक प्यार के नाम पर साथ में घूमते रहे और मस्ती करते रहे। आखिर में तरुण अपनी माँ से कहा कि वे श्वेता से शादी करेगा, लेकिन माँ इससे सहमत नहीं थी। उसने कहा, इससे शादी करोगे तो क्या मिलेगा? हमारी जाति नहीं, हमारा राष्ट्र नहीं, अपनी परंपरा भी नहीं जानते, हमें दहेज भी नहीं मिलता, हम अमीर नहीं हैं, दहेज लेंगे तो तुम सहज हो जाएंगे। तरुण की माँ ही उसकी जान है। वे स्वप्न में भी माँ की बातों का खंडन नहीं करता। तभी तरुण ने श्वेता से कहा, घर में कोई समझौता नहीं है, चलो अलग हो जाते हैं। हमने इतने साल एंजॉय किए हैं, किसी और की जिंदगी जीते हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि श्वेता इसे अपने घर में भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे एक अनावश्यक जोखिम है। उसके बाद तरुण ने अज्ञात लोगों के माध्यम से केरला के रामानी और कृष्णन की बेटी सजनी से शादी कर ली। वे उसके पिछले प्रेम संबंध के बारे में नहीं जानते। इसके अलावा उनका परिवार भी केरला से है और वे एक ही जाति के हैं। अहमदाबाद में आपको केरला के लोगों कहाँ मिलेंगे? इसके अलावा सजनी उनके घर के पास एक बैंक में कार्यरत है। उसका वेतन तरुण से 4 गुना अधिक है। 2002 में दहेज में 10 लाख देने पर राजी हुए। बेटी को 40 तोला सोना उपहार स्वरूप दिया। तरुण और सजनी की शादी 15 नवंबर 2002 को उनके रिश्तेदारों की मौजूदगी में भव्य तरीके से हुई थी। तरुण शर्त लगाता है कि वे शादी के महीने के लिए दहेज के रूप में अतिरिक्त 5 लाख चाहता है। दरअसल तरुण की मां ने अपने बेटे के लिए 15 लाख की डिमांड की थी, लेकिन सजनी के माता पिता ने कहा कि वे 10 लाख ही दे सकते हैं। भले ही रिश्तेदारों की उपस्थिति में झगड़ा हुआ, सभी ने निष्कर्ष निकाला कि सजनी के माता पिता सही थे। इससे तरुण की मां बहू से नाखुश थी। वही तरुण की एक्स गर्लफ्रेंड श्वेता की शादी ऐन वक्त पर कैंसिल हो गई। श्वेता ने फोन पर तरुण को इस बारे में बताया और फूट फूट कर रोने लगी। तरुण दौड़कर उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया और सांत्वना दी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तरुण ने पूछा। श्वेता ने कहा, अगर आपकी पत्नी तलाक देने के लिए तैयार हो तो उनको कुछ परवाह नहीं है। शादी के 2 महीने बाद तरुण ने अपनी पत्नी को श्वेता से अपने प्यार के बारे में बताया। सजनी उन बातों को सुनकर अवाक रह गए। तरुण ने कहा, मैं उसे नहीं भूल सकता, मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाने से दुखी हूँ, चलो हम खुशी खुशी अलग हो जाते हैं। लेकिन सजनी ने उन बातों को हल्के में लिया। उन्होंने कहा, अपने प्यार को भूल जाओ, चलो आराम से साथ रहे। सच्चा प्यार तब होता है जब हम साथ होते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि तुम कुछ भी याद मत करो। वे खुश थी कि तरुण ने अपने प्यार के बारे में सच कहा और ईमानदारी से काम किया। इससे तरुण निराश हो गया। इसके बाद उसने सजनी के खाते में सारे पैसे ये कहकर अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया कि उसे पैसे की जरूरत है। उसने एक कार खरीदी, फिर उसने सोना अपनी तिजोरी में रख दिया। तरुण हर दिन अपनी पत्नी के साथ समय बिताते हुए अपनी प्रेमी श्वेता से बात किया। वैसे भी दहेज आया था और उसकी माँ को बहू पसंद नहीं थी, इसलिए तरुण सोचा कि भले ही वे सजनी को छोड़कर श्वेता से शादी कर ले, इस पर उसकी माँ मान जाएगी। 14 फरवरी 2003 को सुबह 8 बजे सजनी नहा धोकर तैयार हो गया। तरुण ने कहा कि वे बाहर जा रहा है और आधे घंटे में लौट आया। वहां शीशे के सामने बैठकर सजनी तैयार हो रही थी। तरुण पीछे से आया और सजनी के गले को तब तक दबाए रखा जब तक वे मर गई। बाद में उसने सावधानी से उसे अपने बगल वाले बिस्तर पर लिटा दिया। दुपट्टा के नीचे सोने की चेन चमड़ी में दंस गई। उसने उसके गले से तरुण ने सजनी के गले से सोने का मंगलसूत्र और अंगूठियां निकालकर अपनी जेब में रख ली। तरुण ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता को कॉल किया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे डार्लिंग, उन्होंने कहा। उसने ये भी पूछा कि वे खुश क्यों है।
तरुण उसके लिए ठोस उपहार कहते हैं। ये क्या है, इतना खास है? श्वेता ने हस्की वॉइस से रोमांटिक अंदाज में पूछा। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा तोहफा है जो इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये तोहफा हमारी 22वीं शादी के लिए इनविटेशन कार्ड की तरह है। तरुण ने कहा, मैंने हमारे लिए एकमात्र बाधा को दूर कर दिया है। अब मेरी बीवी की लाश आपके लिए एक उपहार है। एक बार जब ये खत्म हो जाए तो हम शादी कर ले। श्वेता उन बातों को सुनकर अवाक रह गई। मैं एक कातिल से शादी नहीं करूंगी। क्या गारंटी है कि तुम कल मुझे नहीं मारोगे? श्वेता ने फोन काट दिया। उसने डर के मारे सिम भी गिरा दिया। तरुण ने उस झटके में दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। उन्होंने बाहर जाते समय पड़ोसियों से मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। पत्नी की हत्या करने के बाद वे सीधे अपने छोटे भाई अरुण के घर चला गया। जैसा कि आज वैलेंटाइंस डे है, तरुण ने अपने भाई और उनके पति को रात के खाने पर आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा ठीक है। जब वे दोबारा घर आया तो उसने चिल्लाकर कहा कि मेरी पत्नी को किसी ने मार डाला है। जैसे ही वे फ्लैट में आए, तरुण की नजर पीछे हट गए। पड़ोसियों ने तुरंत उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, उठे और पानी पिलाकर कुर्सी पर बिठा दिया। पुलिस को बुलाने के बाद वे भी मौके पर आ गए। चोरों ने मेरे पत्नी पर हमला किया और मार डाला। तरुण ने रोने का नाटक किया। इसके बाद उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और वे भी आ गया। अरुण ने तुरंत सजनी के माता पिता को बुलाया और रोते हुए बताया कि लुटेरों ने भाभी को मार डाला है। सजनी के माता पिता ने अस्पताल पहुंचे और अपनी बेटी को देखकर रो पड़े। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने तरुण को सुबह सुबह बाहर जाते देखा। उसके बाद तरुण को अरुण के घर के पास भी देखा गया। स्थानीय लोगों ने कहा वे एक अच्छा इंसान था। बाहर आते ही सजनी की मौत हो गई। दरवाजा खोलते ही तरुण चिल्लाया तो भी पड़ोसियों ने कहा कि कोई मारकर चला गया होगा। दूसरी तरफ तरुण रो रहा है। उनके शानदार प्रदर्शन के कारण कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि वे हत्यारा है। सजनी की बहन रजनी के पति शशिधरन वहां पहुंचे जब अस्पताल के पास एसआई अपनी टीम से बात कर रहे थे। शशिधरन एसआई के पास गया और कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, सजनी को किसने मारा। एसआई ने सीधा जवाब दिया, सजनी के पति ने उसे मार डाला। पड़ोसियों का कहना है कि वे अपराधों के बारे में नहीं जानते। 4 अपार्टमेंट है, आसपास सैकड़ों फ्लैट है। लुटेरों को किसी ने नहीं देखा है। हम सुराग ढूंढ रहे हैं। जल्दी मत करो, इसे ध्यान में रखना। अंतिम संस्कार के बाद सजनी के माता पिता को लाना और तरुण के खिलाफ मामला दर्ज करना। शशिधरन पुलिस अधिकारी की ईमानदारी से संतुष्ट था। शशिधरन अच्छी तरह जानते हैं कि सजनी के विचार कितने मासूम है। वे उसे बहन की तरह मानते थे। उसकी मासूमियत देखकर शशिधरन को डर है कि वे कैसे बचेगी। लेकिन सजनी के जीजा को इस बात की चिंता सता रही थी कि वे सचमुच नीच के हाथों मरी। सजनी के अंतिम संस्कार के बाद उसके परिजनों ने तरुण को फोन कर मामला दर्ज करने से पहले जांच के लिए आने को कहा। यही वे चूक गए। तरुण अपने एक औसत वकील मित्र के पास गया और सारी बात बताई। उसने पूछा, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है, लेकिन मुझे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे सलाह दे दो। तो वकील ने कहा, पहले आत्मसमर्पण कर दो। मुझे बताओ कि मैंने हत्या नहीं की है, बाकी अदालत में देखते हैं। तरुण को लगता है कि वकील हमेशा दीवार पर होते हैं। तरुण ने सोचा कि अगर वे कोर्ट जाएगा तो क्या होगा। दुनिया तरुण के बारे में आखिरी बात यही जानते थे। उसके बाद वे गायब हो गया। बाद में जब पुलिस ने तरुण के नंबर पर कॉल की तो स्विच ऑफ आया। वकील ने पुलिस को फोन किया और कहा कि तरुण उसके पास आया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। 10 टीमें गठित कर पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन सुराग तक नहीं लगा। सजनी के पिता ने कृष्णन का परिचय तब कराया जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्थानीय नेता थे। चानू ने मोदी से, जो सीएम है, आरोपी तरुण को पकड़ने और उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कहा। मोदी ने उनके सामने डीजीपी को बुलाया और पूछा कि तरुण के मामले की बात कहां तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तरुण के लिए एक विशेष टीम बनाई है और वे 1 सप्ताह के भीतर आरोपियों को जेल में डाल देंगे। लेकिन 15 साल बाद भी तरुण पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। पुलिस ने फाइल पर लाल पेन से अनसॉल्व्ड लिखकर केस बंद कर दिया। 15 साल बीत चुके हैं। सजनी के माता पिता परेशान थे। वे अपनी बेटी के लिए लड़ने की ताकत के बिना चले गए। श्वेता ने पूछताछ में पुलिस को आखिरी कॉल के बारे में बताया। उसने अपना घर और फोन नंबर बदला और तरुण से दूर रहने लगी। केरला के एक आईपीएस अधिकारी दीपन ने
2017 में अहमदाबाद के पुलिस उपायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। वे 2007 बैच के हैं। ड्यूटी ज्वाइन करते ही वे पुराने केस की फाइल पढ़ने लगा। उन्होंने एक एक फाइल को पढ़ने में घंटों बिताए। ठीक तीसरी फाइल है सजनी हत्याकांड की। उस पर अनसॉल्व्ड लिखा हुआ है। पूरी फाइल पढ़ने के बाद डिटेल देखकर दीपन हैरान रह गए। उनके राष्ट्र से ताल्लुक रखने से उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई। यह सुपर कॉप दीपन तरुण के गृहनगर के बगल में गांव से है, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह 15 साल के लिए एक राज था। तुरंत पुलिस को बुलाया, जिसने मामले की जांच की, लेकिन उन्हें प्रमोशन मिला और वे सीआई और डीएसपी बन गए। उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती है। उन्होंने तुरंत क्राइम ब्रांच के 4 एसआई और 4 कांस्टेबल को बुलाया और 2-2 की टीम बनाई। उस टीम में तेज तर्रार एसआई किरण चौधरी भी है। उसके लिए कर्तव्य ही जीवन है। कई पुलिस रिश्वत के लिए स्टेशन पर रहना चाहते हैं, लेकिन किरण चौधरी चुनौतीपूर्ण मामलों का इंतजार करती है। कमिश्नर ने पूछा कि तरुण पहली मुलाकात में क्यों नहीं मिलना चाहते। उन्होंने कहा कि कोई सुराग नहीं मिला। आरोपियों ने एक छोटा सा भी सुराग नहीं छोड़ा और उन्हें तरुण की तलाश में छोड़ दिया गया। लेकिन कमिश्नर ने उनसे एक बात कही, तरुण हमारा लक्ष्य है। हम इसे उस शिकार में नहीं पकड़ सके। एक तो उसे देश छोड़ना होगा या नकली पहचान के साथ जीवित रहना होगा। देश छोड़ने का कोई मौका नहीं है। उसके पास तब पासपोर्ट नहीं था। दूसरा, नकली पहचान, इससे निपटना होगा। यह स्पष्ट है कि हम तरुण को नहीं पकड़ सकते। हमें तरुण के माता पिता और भाई को साये की तरफ पीछा करना है। वे जरूर मिलेगा, चाहे वे जीवित है या मर गया, वे पकड़ा जाएगा। हमें तरुण को छोड़ के उसके रिश्तेदारों को छाया की तरफ पीछा करे। आईपीएस दीपन ने शशिधरन को कार्यालय में बुलाया, उन्हें काफी की पेशकश की और मामले की सारी जानकारी ली। क्राइम ब्रांच एसआई किरण चौधरी ने तरुण के माता पिता के बारे में पूछताछ की तो उसके पिता की मौत हो गई। उन्हें पता चला कि उनकी मां मंदसौर के एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर लिया था और वे अकेली थी। यदि आप उससे विवरण प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपार्टमेंट किराए पर लेना होगा, लेकिन एक भी फ्लैट खाली नहीं है। एसआई किरण चौधरी ने तब वॉचमैन से 1000 रुपये देने और फ्लैट खाली होने पर किराए पर लेने को कहा। यह अपार्टमेंट मेरे ऑफिस के बगल में है, मैं इसे पास नहीं पा सकता, उन्होंने कहा। ठीक 3 महीने बाद वॉचमैन की मदद से जिस फ्लैट में अन्नम्मा यानी तरुण की मां रह रही थी, उसके ठीक ऊपर एक सिंगल बेडरूम का फ्लैट किराए पर मिल गया। किरण के साथ एक और कांस्टेबल को लगाया गया। दिन भर अपनी ड्यूटी करते हुए किरण ने तरुण की मां की देखभाल करते रहे। यही उनकी काम है। 6 महीने बीतने के बाद किरण को अन्नम्मा के बारे में पता चल गया, लेकिन इसके लिए किरण ने पड़ोस की महिला से बात किए थे, क्योंकि वे अन्नम्मा की करीबी दोस्त है। इससे वृद्ध महिला ने मदद की। उनकी पोती को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला चाहिए तो किरण ने स्कूल प्रबंधन से बात कर ली। फीस भी कम है, इसलिए उसने किरण पर आंख मूंद कर विश्वास किया। वे हर रोज साफ सुथरी टाई और टक लगाकर घूमता था और कहता था कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। कांस्टेबल सामान्य कपड़े पहनता है और दिन में लगभग 10 बार घूमता है। एक दिन जब किरण पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला के घर से शुगर मांगने गई, तब अन्नम्मा वही था। किरण को देखकर वे चली गई। ये पूछने जाने पर कि वे कौन थी, उसने कहा, अन्नम्मा मेरी अगले दरवाजे पर फ्लैट में रहती है। हम 15 साल से दोस्त हैं। दुर्भाग्य से उनके साथ कोई नहीं है। दोनों बेटे अलग होंगे। किरण ने उसे कहा कि उन लोगों ने अपनी मां को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ज्ञात है कि उस समय एक पुत्र मध्य प्रदेश में था और दूसरा पुत्र बैंगलोर में था। उस महिला ने कहा कि वे और कुछ नहीं जानती। पुलिस ने वॉचमैन के जरिए अन्नम्मा का फोन नंबर लिया और उसके आने जाने वाले कॉल पर नजर रखी। एक टीम श्वेता के घर के पास और दूसरी टीम तरुण के छोटे भाई अरुण के पास सर्विस पर थी। अन्नम्मा की कॉल ट्रेस करते हुए उन्हें जरा सा भी सुराग नहीं मिला। वे ज्यादातर अपने छोटे बेटे से ही बात करती है। लगभग 6 महीने बाद अन्नम्मा को बैंगलोर से एक फोन आया। पुलिस ने पाया कि उन्होंने 4 मिनट तक बात की। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की मदद से पुलिस ने पाया कि वो कॉल बैंगलोर के ओरेकल ऑफिस के लैंडलाइन से आई थी। किरण चौधरी टीम के 4 सदस्यों के साथ ओरेकल कार्यालय में बैंगलोर गई। कर्मचारियों की सूची प्राप्त करने के लिए बैंगलोर टीम पुलिस आयुक्त से अनुमति पत्र लेकर वहां गई थी। इसमें कहीं भी तरुण का नाम नहीं है। पुलिस इस इरादे से काली हाथ लौटी कि अगर उसने और जानकारी दी तो वे भाग जाएगा। इस बार अन्नम्मा को बैंगलोर में एक सेल से फोन आया। ये कॉल
दुर्गा नाम की एक महिला के नाम पर रखा गया था। उसे इस बात पर शक है कि बैंगलोर में उसके दोस्त कौन है। 6 महीने तक फोन कॉल ट्रेस करने के बाद फिर से उसी ऑफिस से दोबारा फोन आया। क्राइम ब्रांच एसआई किरण और उनकी टीम ने इस बार बैंगलोर जाने वाले कॉल रिकॉर्ड को सुना। पहला बात था, कैसे हो माँ। किरण ये सुनते ही उछल पड़ी। बदमाश मिल गई, ये सोचकर पुलिस ने चुपके से उस लैंडलाइन से फोन करने वाले लोगों की सूची कार्यालय के एचआर विभाग से कार्यालय में ले ली। पुलिस ने एचआर डिपार्टमेंट से कहा, किसी भी हालत में आपको किसी को नहीं बताना चाहिए कि पुलिस आ गई है। यदि आप ऐसे करते हैं तो आप भी अपराधियों की मदद करने के लिए जेल जाएंगे। बैंगलोर में बसी हुई किरण ने शशिधरन को फोन कर पुरानी फोटो अपने मोबाइल पर बेचने की गुजारिश की। हालांकि ये पहले भी कई बार पुलिस को दिया जा चुका है। एल्बम में सजनी और तरुण की शादी की तस्वीरें। किरण और टीम ने उन्हें लाया और उनका सावधानी पूर्वक परीक्षण किया। तरुण जैसे दिखने वाले एक शख्स ने अपने टीम के साथ ऑफिस के लॉन में बिना साफ सुथरे कपड़े पहने गेट के बाहर 2 दिन तक फोटो खिंचवाए। उसके फोटो से उसका नाम ऑफिस एचआर डिपार्टमेंट में मिला, लेकिन उसका नाम तरुण नहीं है, वे प्रवीण बट्टा है। आकृति रेखाएं 50% है, बाल उड़े हुए हैं। उसके पास एक फ्रेंच बियर्ड और स्पेक्स है। प्रवीण सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एचआर ने कहा कि वे सबसे टैलेंटेड है। उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपये हर महीने। उनकी पत्नी का नाम है निशा, वे भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कोलिग से उनको प्यार हुआ और उसने शादी कर ली। प्रवीण के बारे में ट्रेस करने शुरू किया। वे इस बात के सबूत तलाशने लगे कि अगर सबूत मिलने से पहले ही पकड़ लिए गए तो अदालत में केस मजबूत नहीं होगी। प्रमाण पत्र ओरेकल कार्यालय से मुद्रित किए गए थे। उनका स्टडीज मध्य प्रदेश में हुए थे। एक टीम उन्हें मध्य प्रदेश भोपाल ले गई और सर्टिफिकेट्स के आधार पर पूछताछ की, लेकिन प्रवीण नाम के युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। वे एक छोटे से निजी स्कूल में पीईटी टीचर का काम करता है। जब उन्होंने सर्टिफिकेट्स दिखाए और पूछा कि ये कौन है तो प्रवीण ने उन्हें देखा और कहा कि ये सर्टिफिकेट्स मेरा है, आपने कैसे ये ढूंढ लिया। तो पुलिस ने कहा, अपने मूल प्रमाण पत्र लाओ। लेकिन सर, मेरे पास कुछ नहीं है। तरुण नाम का एक आदमी मुझे सरकारी नौकरी देने का वादा करके मेरे साथ सब कुछ ले गया। कम से कम मेरे पास टीसी भी नहीं है, इसीलिए मैं सरकारी नौकरी छोड़ दिया। और जब पुलिस ने पूछा कि अदालत में जाकर पूछा कि डुप्लीकेट क्यों नहीं लिए गए तो नौकरी तो जा ही चुकी थी। प्रवीण ने कहा कि उनके पास इतना पैसा और सब्र नहीं है कि वे अदालतों के चक्कर लगा सके। पुलिस ने अच्छी खबर दी कि 2 महीने बाद आपको प्रमाण पत्र देंगे। उन्होंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और साक्ष्य एकत्र किए। इस बार यह स्पष्ट हो गया कि यह प्रवीण भट्ट था। शशिधरन को बुलाया और पूछा उसे तरुण की पहचाने के लिए कोई निशान देने का है। तो शशिधरन ने कहा, वॉलीबॉल खेलते समय उसे चोट लग गई थी, इसके अलावा उंगली थोड़ी मुड़ी हुई। कांस्टेबलों को बाहर रखते हुए किरण ओरेकल हॉल में गई और प्रवीण से पूछा, आओ। वे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। किरण ने कहा कि उन्हें बताओ कि मैं टीसीएस से आए। जैसे ही वे नीचे आए, उसने पीछे से कहा, हेलो तरुण। तुरंत उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा कि कोई उसे उसके पुराने नाम से बुलाएगा। किरण ने अपना हाथ हिलाया। उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया। उसके साथ किरण उनकी उंगली देगी। उंगली मुड़ी हुई थी। तब किरण ने कहा, मैं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से किरण हूँ, यू आर डन। गेट के पास मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें बेल्ट से पकड़ा तो उनके हाथ में हथकड़ी लगा दी। किरण बाहर आई और खुशी से अपने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपन को कॉल किया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल सर, वी गॉट हिम, ही इज विद अस। एक कांस्टेबल एक गाड़ी में गया और निशा को सारी बात बताई। वे अचंभित थी। निशा अफसोस जताया कि उसे नहीं पता था कि तरुण पहले से ही शादीशुदा है। उसने कहा कि वे एक अनाथ था। उसने ये कहते हुए शादी कर ली कि उसके माता पिता एक दुर्घटना में मर गए थे। उसी समय तरुण निशा को कॉल किया और निशा ये कहते हुए फोन काट दिया कि फिर कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगी। ये एक और संकेत है कि केरला के लोगों का मामला केरला के आईपीएस अधिकारी द्वारा संभाला गया है और वे भी एक दूसरे राष्ट्र में।